नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। 1,65,00,000 लोगों का महाकुंभ स्नान, यह आंकड़ा पहले दिन का है। संगम में इस वक्त भी स्नान हो रहा है और यह महाकुंभ 45 दिनों तक चलेगा। तब आप सोचिए 45 दिनों में यह नंबर कहां जाएगा। 45 दिनों में 45 करोड़ का अनुमान भी छोटा पड़ सकता है। और कल तो महास्नान है, कल महाकुंभ का पहला अमृत स्नान है। कल आज से भी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर आएंगे। अब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का वोट वैल्यू क्या है, यह भी सोचिए। जो लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं वो दो लोगों की तारीफ जरूर कर रहे हैं, मोदी की और योगी की। अब सोचिए, योगी जब महाकुंभ करा रहे थे तो मोदी कश्मीर जोड़ रहे थे, और एक ऐसा जोड़ तैयार हो रहा है जिसका अंदाजा न राहुल गांधी को हो रहा है, न अरविंद केजरीवाल को हो रहा है, न ममता बनर्जी को, न उद्धव ठाकरे को हो रहा है। और यह अद्भुत जोड़ है। कुंभ से कश्मीर तक मोदी और योगी ने जोड़ना शुरू कर दिया है। हिंदू जोड़ने का पहला प्रयोग प्रयागराज महाकुंभ में शुरू हुआ। अब्दुल्ला जोड़ने का दूसरा प्रयोग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में शुरू हुआ। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ हिंदू जोड़ रहे हैं। कश्मीर के सोनमर्ग में नरेंद्र मोदी मुसलमान जोड़ रहे हैं। महाकुंभ में जनेऊ और चोटी वाले आए, सोनमर्ग में दाढ़ी और टोपी वाले आए। इन सबको जोड़कर सशक्त राष्ट्र बनाना है। महाकुंभ में हिंदुओं का सबसे बड़ा अनुष्ठान हो रहा है। उधर कश्मीर में एक नई सुरंग के जरिए जम्मू कश्मीर के एकीकरण का नया दौर शुरू हो रहा है। कश्मीर में दोस्ती का भी नया दौर शुरू हुआ है। मोदी और अब्दुल्ला को एक सुरंग ने करीब ला दिया। साल 2025 का पहला पर्व आया और मोदी योगी ने इसका योग करके महाप्रयोग कर दिया। और अभी तो ये शुरुआत है। पहले दिन जो संकेत मिले हैं उससे लगता है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। आज का दिन बहुत ही खास है। आज देश के हर कोने में उत्सव का माहौल है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। करोड़ों लोग वहां पवित्र स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। आज पंजाब समेत पूरा उत्तर भारत लोहड़ी की उमंग से भरा है। ये समय उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल जैसे कई त्योहारों का है। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों के मंगल की कामना करता हूं। तीर्थराज प्रयाग में संगम का ये नोज और वहां डुबकी लगाने के लिए जमा सनातनियों का ये महामेला इस बात का प्रमाण है कि मोदी और योगी जिस महाअनुष्ठान में लगे हुए हैं उसका श्री गणेश शानदार हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज की धरती पर संस्कृतियों का संगम भी है, श्रद्धा और समरसता का समागम भी है। यहां करोड़ों हिंदू सनातन में साक्षात्कार कर रहे हैं। साथ ही ये महाकुंभ हिंदुओं की एकता का भी संदेश दे रहा है। महाकुंभ हिंदुओं को जातियों में बांटने वालों को सबसे बड़ा जवाब है। हिंदू एक है,
ये महाकुंभ इसका सबसे बड़ा सबूत है। हिंदुओं की यही एकता जब सियासी नारे में बदलती है तो एक है तो सेफ है बन जाती है। इसी एकता का वर्णन जब योगी आदित्यनाथ अपने शब्दों में करते हैं तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा सामने आता है। सांस्कृतिक विरासत वाली सियासत के लिए हिंदुओं का एक होना जरूरी है। 2027 में अगर यूपी जीतना है तो भी हिंदुओं को एक रखना जरूरी है। हिंदू जब जब जातियों में बटे तब तब सनातनी वोट कटे। प्रयागराज का यह संगम जिस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, इलाहाबाद उस लोकसभा सीट से कांग्रेस का सांसद है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उज्जवल रेवती रमण सिंह ने 4,62,000 वोट लेकर बीजेपी के नीरज त्रिपाठी को हरा दिया था। नीरज त्रिपाठी को 4,03,000 वोट मिले थे और वो 59,000 वोटों से हार गए थे। बीजेपी और संघ परिवार के लक्ष्य को समझने वाले हैरान हो जाते हैं जब धर्म नगरी प्रयाग में बीजेपी कांग्रेस से चुनाव हार जाती है। 2024 में ऐसा ही हुआ, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट जहां श्री राम का मंदिर है, वहां भी बीजेपी हार गई और सपा जीत गई। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद पासी 5,54,000 वोट पाए और बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से हरा दिया। बीजेपी प्रयागराज हारी, बीजेपी अयोध्या हारी, बीजेपी कौशाम्बी, बाराबंकी, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेम, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली और रॉबर्ट्सगंज में भी हारी। इस हार की सबसे बड़ी वजह थी जाति। 24 के चुनावों में धर्म छूटा, जाति जीती। 2027 से पहले धर्म का फेविकोल लगाना है, जाति की गांठ खोलनी है। महाकुंभ का यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। अष्टदल कमल पे आप आ गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आ गए, इतना दुख पाप मन में अशांति सब शांत हो जाता है यहाँ पर आने पर। यही यहाँ का प्रभाव है कि जो भी हमारा अभी तक जो धर्म है, सनातन धर्म पुराना है तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो अमृत जैसा आनंद, बहुत बड़ा आनंद वो सब भक्त लोग ले रहे हैं, साधु संत ले रहे हैं। आश्चर्यचकित है ये, मतलब सोच से परे है। बहुत ही अच्छा दृश्य है। ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे कि हम लोग को ऐसी सुविधा मिलेगी और हम लोग इतने आराम से नहा सके थे। नहीं थे कि लोग वहाँ खो जाते हैं या बहुत लोग मिल जाते हैं ऐसा, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा है, काफी अच्छा मैनेजमेंट है, काफी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा है। हम बहुत मतलब नहा के संगम में बहुत खुश है। महाकुंभ के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को चुना। बर्फ से भरे पहाड़ों को काटकर मोदी ने सुरंग बनवाई है। इस सुरंग से श्री अमरनाथ की यात्रा आसान होगी। ये सुरंग लद्दाख का सफर आसान कर देगी। घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। 12 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनाने में 10 साल लगे। काम पूरा करने के बाद मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पहले की सरकारें प्रोजेक्ट बनाती थी, शिलान्यास के पत्थर लगते थे, फिर सरकार भूल जाती थी। सोनमर्ग का ये जेड मोड टनल भी इसी का उदाहरण है। इस सुरंग के शिलान्यास का पत्थर 2012 में राहुल गांधी ने रखा था। तब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चलती थी। केंद्र की ओर से राहुल गांधी ने शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। वास्तविक काम 2015 में शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अपडेट लेना शुरू किया। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने वाले हैं।
केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। और मेरा तो हमेशा एक मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। मोदी ने क्या बनाया है, इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें जान लीजिए। 12 किलोमीटर लंबी टनल में 6.4 किलोमीटर मेन टनल है। इस टनल को समुद्र तल से 8,650 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इसे बनाने में 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस टनल के जरिए हर मौसम में श्रीनगर से लद्दाख आना जाना आसान हो जाएगा। लेह लद्दाख तक सैनिक साजो सामान भेजना आसान होगा। एवलांच के खतरे से सैलानी और सैनिक बचे रहेंगे। भयंकर ठंड के दिनों में भी सैलानी सोनमर्ग तक पहुंच सकेंगे। सोनमर्ग और आसपास के इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने जिस जगह टनल का उद्घाटन किया और जहां पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग की, यहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलते। सोनमर्ग ही क्या, पूरी कश्मीर घाटी में बीजेपी वोट के लिए तरसती है। कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी 95 से 98% तक है। 2024 के विधानसभा चुनाव में नॉर्थ कश्मीर की 16 सीटों पर बीजेपी को 3% वोट मिले। सेंट्रल कश्मीर की 15 सीटों पर बीजेपी को 2% वोट मिले। साउथ कश्मीर की 16 सीटों पर बीजेपी को 4% वोट मिले। जनरल परसेप्शन यह है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं देते, लेकिन इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। गौर से देखिए, इस पब्लिक मीटिंग में मोदी को सुनने आए ज्यादातर लोग भी मुसलमान हैं। मोदी धर्म देखकर देश का काम नहीं करते। इसी बात ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मोदी का मुरीद बना दिया है। वजीर आजम साहब, दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम, मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने उमर अब्दुल्ला को उनकी सोच से ज्यादा दिया है। उमर की पार्टी को तो जम्मू कश्मीर में चुनाव होने का भी भरोसा नहीं था, लेकिन मोदी ने चुनाव कराए। 24 के लोकसभा तक मोदी की पार्टी और अब्दुल्ला की पार्टी में तलवारें खींची हुई थी। जम्मू विधानसभा में भी अब्दुल्ला ने मोदी से दुश्मनी बनाकर रखी, लेकिन मोदी ने ऐसा रास्ता खोला है कि कश्मीर घाटी के बर्फ के नीचे भी रिश्तों में गर्माहट आ गई है। उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की तो मोदी भी पीछे नहीं रहे। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। और कश्मीर के मेरे जो आर्टिस्ट साथी हैं, उन्होंने तो पोलो व्यू मार्केट को नया हैबिटेट सेंटर बना दिया है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं कि कैसे यहां के म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, सिंगर वहां ढेर सारी परफॉर्मेंस करते रहते हैं। आज श्रीनगर में लोग अपने बाल बच्चों के साथ सिनेमा हॉल में जाकर
फिल्में देखते हैं, आराम से खरीदारी करते हैं। कश्मीर बदला है। 370 हटने के बाद कश्मीर चेंज हुआ है। इसका श्रेय मोदी खुद नहीं लेते, बल्कि कश्मीर की आवाम को देते हैं। साथ ही ये भरोसा भी देते हैं कि वो भविष्य में भी हर बाधा को दूर करेंगे। हालात बदलने वाले इतने सारे काम कोई सरकार अकेले नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर में हालात बदलने का बहुत बड़ा श्रेय यहां की आवाम को जाता है, आप सभी को जाता है। आपने जमहूरियत को मजबूत किया है, आपने भविष्य को मजबूत किया है। वाकई ये नए जम्मू कश्मीर का एक नया दौर है। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। सोचिए, जिस दिन सनातन का सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, जिस दिन संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हुआ है, उसी दिन नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के एक मंत्री को सऊदी अरब भेज दिया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 2025 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब की सरकार के साथ जो समझौता किया है, उसके मुताबिक इस साल हज यात्रा के लिए भारत का कोटा 1,75,025 तय किया गया है। यह कोटा 2024 के बराबर है, यानी इस साल भी 2.25 लाख से ज्यादा भारतीय मुसलमान मक्का मदीना जाएंगे। मोदी सरकार हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमान भाइयों के लिए बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं मुहैया कराएगी। विरोधी पार्टियों के नेता ये बताते नहीं थकते कि मोदी और योगी सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। विरोधी रोज रोज ये बताते हैं कि मुसलमानों की कोई सुनने वाला नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। हां, महाकुंभ प्रायोरिटी है, हिंदू प्रायोरिटी है। योगी सनातन को राष्ट्र धर्म कहते हैं और इसे साबित करने वाला काम भी करते हैं। प्रयागराज में भी यूपी सरकार की पूरी मशीनरी लगी हुई है। हर श्रद्धालु को सुरक्षित स्नान करने का मौका मिले, इसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है। लेकिन धर्म के आधार पर देश में किसी से भेदभाव नहीं होगा, इसकी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। महाकुंभ हो रहा है, हज यात्रा भी होगी। अब आपको विरोधी कैंप में लेकर चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव ने इंडिया गठबंधन को टूट के मुहाने पर पहुंचा दिया है। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खत्म। बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप वाला इंडिया अलायंस खत्म। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कह रही है कि इंडिया गठबंधन खत्म। खुद कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन खत्म। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस को माइनस करके चल रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के अस्तित्व को ही नकार रही है। ऊपर से सारा ठीकरा भी कांग्रेस के सिर फोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या मोदी और शाह है। उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की जरूरत है, यह हमारी भूमिका है। सबसे बड़ी समस्या मोदी और शाह है, उनकी तानाशाही है। संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की जरूरत है, यह हमारी भूमिका है। और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। आज जो इंडिया ब्लॉक में है, उनमें से बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिसने हमारे साथ एनडीए में काम किया है, तो हमको अनुभव है उस वक्त किस तरह से काम होता था। यही तरीका अपनाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए बस, और हम कुछ मांगते नहीं, बातचीत और डायलॉग होना चाहिए एक दूसरे से। अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है।
कांग्रेस अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से लिखती है कि केजरीवाल फर्जीवाल हैं। दूसरे पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा कि केजरीवाल ने दिल्ली में सबसे घटिया काम शराब बांटने का किया। केजरीवाल के शीश महल का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठा लिया है। दिल्ली में ये उन दो दलों का हाल जो लोकसभा तक हाथ में झाड़ू पकड़कर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो सब बीती बात हो गई है। ताजा हाल यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पर्चा भरने निकलती हैं तो रोड शो करने में ही इतना वक्त लगा देती हैं कि पर्चा भरे बिना वापस लौटना पड़ता है। केजरीवाल का सारा जोर नई दिल्ली सीट पर है, जहां वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली सीट की वोटर लिस्ट का मुद्दा लेकर वो चुनाव आयोग के चक्कर काट रहे हैं। चुनाव आयोग में उनकी मीटिंग भी होती है, लेकिन केजरीवाल संतुष्ट नहीं होते। खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है। एक और कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं। एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है। फर्क यही है, मोदी और योगी की पार्टी ने अपनी पार्टी को इतना आगे बढ़ा लिया है कि बीजेपी के टॉप रैंक लीडर्स को ऐसे काम में फंसने की जरूरत ही नहीं होती। मोदी और योगी ने अपना लक्ष्य बड़ा किया है, सियासत का दायरा बड़ा किया है, वोट बेस को बड़ा किया है, वोटर खुद ब खुद जुड़ता जा रहा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस वक्त दुनिया का सबसे भीषण अग्निकांड चल रहा है। एक ऐसी आग जो अरबों जला चुकी है और हर मिनट करोड़ों फूंक रही है। बताया जा रहा है कि इस आग में अब तक 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 40,000 एकड़ से ज्यादा एरिया आग की चपेट में है। 14,000 से ज्यादा अग्निकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका को दूसरे देशों के फायर कर्मियों की मदद लेनी पड़ रही है। 30,000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हैं और 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर ने आग के आगे सरेंडर कर दिया है। अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर लॉस एंजलिस ऐसा लगता है कि किसी परमाणु बम के हमले का शिकार हुआ होगा। सात दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कैलिफोर्निया के एलए में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग में अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है, 16 लोग लापता हैं। 40,000 एकड़ का इलाका आग की चपेट में है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक है। 12,300 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। 30,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है। 2 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि जंगल की आग किसी शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दे, वो भी ऐसा शहर जो पूरी दुनिया को हॉलीवुड का सपना और रंगीनियत दिखाने वाला रहा हो। इसी लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। बताएंगे आपको कि यह आग इतनी बड़ी कैसे हुई और क्यों आग में यह पूरा शहर खाक हो गया। लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि इस आग से कैसे बर्बादी हुई है। पिछले 1 हफ्ते में इस शहर में यही हाल है। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। अभी भी तेज हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। फायर फाइटर एक जगह से आग बुझाते हैं तो दूसरी जगह की आग भड़क जाती है। पूरा इलाका ऐसे ही धुआं धुआं है। आग में सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। एलए अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन इस आग के आगे बेबस नजर आता है। ऐसा नहीं है कि आग बुझाने की कोशिशें नहीं की जा रही। दिन रात ऐसे ही हेलीकॉप्टर लगे हैं, आग बुझाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। इस शहर की आग बुझाना इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
इसके लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना इटली का दौरा भी टाल दिया है। अमेरिका ने आग बुझाने में पूरी मशीनरी झोंकी हुई है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। कोई हल्के फुल्के हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि बड़े बड़े हवाई जहाज भी लगाए गए हैं। वो आग के ऊपर सिर्फ पानी ही नहीं डाल रहे, बल्कि ऐसा पदार्थ भी डाला जा रहा है जिससे आग आसानी से बुझाई जा सके। लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि जहां वो ये लाल रंग का पदार्थ गिराते हैं, हवा उसे उड़ाकर दूर ले जा रही है, जिसकी वजह से आग बुझ नहीं पा रही। यही वजह है कि 7 दिनों के बाद भी आग भड़क रही है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहां चीड़ के जंगल हैं। पिछले मंगलवार को चीड़ के सूखे पत्ते जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटों में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। शहर की हवा जहरीली हो गई। यहां AQI 350 के पार हो गया था। पहले जंगलों में आग भड़की और फिर अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हवाएं चली, जिनकी वजह से आग और ज्यादा भड़क गई। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली यह हवाएं बहुत गर्म होती हैं, लेकिन यह हुआ कैसे? आखिर इतनी तेज रफ्तार से हवाएं कैसे चली? इसकी भी वजह है, लेकिन यह समझने के लिए आपको पहले जरा इस इलाके की ज्योग्राफी समझनी होगी। कैलिफोर्निया से लगभग 200 मील दूर ग्रेट बेसिन रेगिस्तान है। अक्टूबर और जनवरी के बीच में इस इलाके में एयर प्रेशर ज्यादा होता है। इससे बनने वाली गर्म और कम नमी वाली हवाएं पास ही मौजूद सांता एना की पहाड़ियों पर पहुंचती हैं। इसीलिए इन हवाओं को सांता एना हवाएं कहते हैं। पहाड़ी दर्रों से गुजरने के दौरान इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसके बाद ये तेज हवाएं कैलिफोर्निया पहुंचती हैं। इस बार इन हवाओं की स्पीड ज्यादा है, जिसकी वजह से आग की लपटें तेजी से फैली और अभी भी यह हवाएं रुक नहीं रही, लगातार चल रही हैं। इसीलिए आग बुझाने में समस्याएं आ रही हैं। इस हवा की वजह से जमीन शुष्क हो गई। रिसर्चर्स का कहना है कि इस आग की शुरुआत में तेज हवाएं चलेंगी और अंत में शुष्क हवाएं होंगी। इसका मतलब यह है कि यह आग कुछ और समय तक जारी रह सकती है। तेज हवाओं के कारण आग का दायरा भी फैल रहा है। इससे पहले जब आग के मामले आते थे तो अधिकांश पहाड़ी इलाकों में होते थे, लेकिन इस बार आग तेजी से नीचे घाटी की ओर रिहायशी इलाकों तक फैल रही है। कैलिफोर्निया ने लगभग दशक भर के सूखे से 2 साल पहले ही निजात पाई है। इसके बाद हुई बारिश से पेड़ पौधे तेजी से बढ़े। हालांकि ये आग तेजी से फैलने का भी एक बड़ा कारण बन गए हैं। I think is making sure the life safety focus, the property focus is there, as at the same time we're addressing the perimeter issues. The challenge is the winds. We've got these winds coming back this evening, Sunday night. We've got peak winds on Monday. We're going to see 50+ mile an hour gusts, subject to change. So now we're pre-positioning assets. And we're pre-positioning not just here in the theater, those existing 5+ fires, but now broadening that to a number of other counties and moving farther south with some of those resources in anticipation we could see some flare-ups in new places, new starts. जंगलों से शुरू हुई आग रिहायशी इलाकों को खाक करने के बाद वापस अब फिर से दूसरे जंगलों को खाक करने के लिए पहुंच गई है। यह शहर अपनी मूवी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी वॉर मूवी का सीन होगा। हेलीकॉप्टर इस भयंकर आग में आसमान से पानी गिरा रहे हैं, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लग रहा है। आग पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आग 7 जनवरी की सुबह से लगी थी, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। 3 प्रमुख इलाकों में आग लगी हुई है, पैलिसेड्स, ईटन और हस्क। इन तीनों ही इलाकों में अब तक 40,306 एकड़ जमीन आग की चपेट में आ गई है। पैलिसेड्स में
23,713 एकड़ जमीन पर आग है। ईटन में 14,117 एकड़ में आग फैली है और हस्ट में 799 एकड़ जमीन में आग लगी हुई है। 3 देश अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा आग बुझाने में लगे हुए हैं। बताया गया है कि कुल 14,000 लोग आग बुझाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा 52 हेलीकॉप्टर, 9 एयर टैंकर भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका ने आग बुझाने में अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही और इसकी बड़ी वजह है कि हवाएं अभी भी चल रही हैं। ये वो इलाका है जहां कभी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। कई मिलियन डॉलर के मेंशन हुआ करते थे और इनमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहा करते थे। लेकिन आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सब कुछ जलाकर खाक हो गया है। लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम अटैक हुआ होगा जिसकी वजह से यह बर्बादी हुई। कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं दिख रही जो सही सलामत बची हो। सड़कों पर जो गाड़ियां दिख भी रही हैं वो या तो पुलिस की हैं या फिर फायर फाइटर्स की या फिर एम्बुलेंस। मौसम विभाग का कहना है कि हवाएं अभी और तेज चलेंगी। अभी ही 80 से 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहां आग बुझाने में परेशानी हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि मंगलवार को अभी और तेज हवाएं चलेंगी। अब जरा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में देखिए कि इस इलाके का क्या हाल हो गया है। यह हॉलीवुड के मशहूर मलिबू बीच की तस्वीर है। पहली तस्वीर है 18 जनवरी 2024 की, शानदार दिख रहा है, और दूसरी तस्वीर है 9 जनवरी 2025 की, सब कुछ बर्बाद। इसी तरह से ये एलए के ही पोटेरो कैनियन की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इसी साल 2 जनवरी को ली गई थी और दूसरी तस्वीर आग लगने के बाद 9 जनवरी की है। तीसरी तस्वीर अल्टाडेना कैलिफोर्निया की है। देखिए पहले यह कितना शानदार इलाका था जो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यह इस इलाके के पैसिफिक पैलिसेड्स की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 20 अक्टूबर 2024 को ली गई थी। कितना शानदार इलाका लग रहा है। और दूसरी तस्वीर 9 जनवरी 2025 को ली गई। आग में जलकर सब कुछ खाक हो गया है। ये भी पैसिफिक पैलिसेड्स की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 10 अक्टूबर 2024 की है और दूसरी तस्वीर 9 जनवरी 2025 की है। आग ने सब कुछ खाक कर दिया है। इस इलाके में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के मकान थे, बड़े बड़े घर थे, जीवन भर की मेहनत से बने सदियों पुराने घर थे, लेकिन इस आग में सब कुछ तबाह हो गया है। फायर फाइटर ने बहुत कोशिश की लेकिन आग बुझाने में असफल रहे। फिल्म क्रेजी हार्ट के लिए ऑस्कर जीतने वाले और टीवी सीरीज द ओल्ड मैन में काम कर चुके जेफ ब्रिजेस का मलिबू स्थित घर जलकर खाक हो गया है। यह घर उन्हें विरासत में मिला था। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले मेल गिब्सन ने बताया कि मलिबू पर मौजूद उनका घर पूरी तरह से जल चुका है। द साइलेंस ऑफ लैम्स और द फादर के लिए ऑस्कर जीत चुके एंथनी हॉपकिंस और उनकी पत्नी के 2 घर पैसिफिक पैलिसेड्स में थे, दोनों ही जल गए हैं। एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का घर भी मलिबू में था, वो भी जलकर खाक हो चुका है। व्हेन हैरी मेट सैली फिल्म में काम कर चुके अमेरिकी एक्टर और कॉमेडियन बिली क्रिस्टल का पैसिफिक पैलिसेड्स का अपना घर जल गया है। वो 1979 से इस घर में रहा करते थे। जुरासिक पार्क में काम कर चुकी एक्ट्रेस डेनिला पिनेडा ने कहा है कि उनका घर जलकर खाक हो चुका है और वो आग से बाल बाल बची हैं। टेलीविजन सीरीज द हिल्स में काम कर चुके स्पेंसर प्रेट और हीडी मोंटैग ने कहा कि उनका घर आग की लपटों से बच नहीं पाया। टेलीविजन होस्ट रिकी लेक ने अपने फॉलोअर्स को बताया है कि उनके सपनों का घर अब खत्म हो गया है। इसी खूबसूरत समंदर के किनारे बड़े बड़े बीच हाउसेस थे जिन्हें हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ओन किया करते थे। कभी यहाँ की प्रॉपर्टी दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक थी। समंदर के किनारे एलए में घर यह सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में ही होता था और यहाँ हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर थे। लेकिन अब देखिए कैसे सब बर्बाद हो गया है। सब कुछ जलकर खाक है। समंदर की लहरें टकरा तो रही हैं, लेकिन इन जले हुए खाक पड़े हुए आशियानों से टकराकर वापस चली जा रही हैं। पैलिसेड्स में लगी आग के फैलने के कारण नजदीक का पॉश माने जाने वाला ब्रेंटवुड इलाका भी खतरे की चपेट में है। अधिकारियों ने इस इलाके की कुछ जगहों को खाली करवाने के आदेश दिए हैं। यहां जिन जाने माने लोगों के घर हैं वो हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स, एक्टर और पूर्व कैलिफोर्निया गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, डिज्नी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब आइगर और रैपर प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे। लॉस एंजलिस काउंटी में शुक्रवार को करीब 1,44,000 लोगों को अपने घरों को खाली करने का आदेश दिया गया।
इनमें से अधिकांश लोग जो कुछ साथ ले जा सके उसके साथ उन्होंने अपने इन घरों को छोड़ दिया। इसके अलावा 1,66,000 निवासियों को चेतावनी दी गई है कि जल्द ही उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। जिन इलाकों से लोग घर छोड़कर जा चुके हैं वहां लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इसी वजह से पैसिफिक पैलिसेड्स और ईटन के आग प्रभावित इलाकों में 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। खाली कराए गए इलाकों से लूटपाट रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स के दस्तों को तैनात किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आग लगने और इससे निपटने की कोशिशों की खबरों के बीच खबरें ये भी हैं कि फायर फाइटर्स के पास पानी की कमी हो गई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आग से निपटने के लिए लॉस एंजलिस कितना तैयार था।